भाई कसम से बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर आपको एक भी क्लास इस तरह की नहीं मिलेगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो साइंस की एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम में दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और भाई क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके 5 में से 5 जो क्वेश्चन है वो इसी क्लास में से आने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार पहले सिलेबस के टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। तो पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। और अगला टॉपिक है मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव के रोग, कारक एवं निदान एवं अपशिष्ट। ये हमारे टॉपिक दिए हुए हैं 4th ग्रेड के सिलेबस में। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना बदलती है या नहीं। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन में क्या बनते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कागज जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो कागज जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है पानी से बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है। तो पानी से बर्फ बनना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। गैस बनना रासायनिक परिवर्तन की पहचान है या नहीं। तो गैस बनना रासायनिक परिवर्तन की पहचान है। अगला प्रश्न है लोहे की वस्तुओं में जंग किससे लगती है। तो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लोहे की वस्तुओं में जंग लगती है। अगला प्रश्न है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो देखो मेरी बात सुनो, मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है वह जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है दहन किसे कहते हैं। तो जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। अगला प्रश्न है दहन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न है अपूर्ण दहन में कौन सी गैस बनती है। तो अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगला जो प्रश्न है वो है दहन के लिए कौन सी चीज अनिवार्य है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। अगला जो प्रश्न है वह ताप को कौन अच्छी तरह लेता है। तो धातु ताप को अच्छी तरह लेती है। अगला जो प्रश्न है वह थर्मामीटर में कौन सा तरल होता है। तो थर्मामीटर में पारा भरा हुआ होता है, जिसका रासायनिक सूत्र Hg होता है। इसको मरकरी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है वो अम्लीय वर्षा से धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा से धातु का संसारण हो जाता है, धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अगला प्रश्न है धातु विद्युत की चालक होती है या नहीं। तो धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। अगला प्रश्न है जल एक यौगिक है या मिश्रण। तो जल एक प्रकार का यौगिक है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला जो प्रश्न है वो है धातुएं कैसी होती है। तो धातुएं चमकीली होती है, धातुएं कठोर होती है और धातुएं विद्युत की चालक होती है। और धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है और धातुओं में आधार वर्णीयता का गुण भी पाया जाता है। अधातुएं कैसी होती है। तो अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है और अधातुएं विद्युत की अचालक होती है। अगला जो प्रश्न है वो है तांबा और एल्यूमिनियम किसके अच्छे चालक है। तो तांबा और एल्यूमिनियम विद्युत के अच्छे चालक है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो टंगस्टन धातु सबसे कठोर है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा ऑक्सीजन किस प्रकार की होती है। तो ऑक्सीजन एक प्रकार की अधातु है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग क्यों लगती है। तो नमी और ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जंग लगता है। अगला प्रश्न है धातु का प्रमुख गुण क्या है। तो धातु का प्रमुख गुण है धातु के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। जिस प्रकार 1 ग्राम सोने से
1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब धातुओं को पीट कर पतले तार के रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया तन्यता कहलाती है। अगला प्रश्न है, कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किससे बनता है? तो समुद्री जीवों के अपघटन से पेट्रोल बनता है। अगला प्रश्न है, वो है प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? तो पेट्रोल के साथ ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोक किसका एक रूप है? तो कोक किसका एक रूप है? तो कोयले का एक रूप है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, ईंधन के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। अगला जो प्रश्न है वो है, दर्पण से प्रकाश की परावर्तन क्रिया क्या कहलाती है? तो दर्पण से प्रकाश की परावर्तन क्रिया परावर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में एकदम सीधा प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण किसके लिए प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए जो बाइक या कार का साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का प्रयोग किस में होता है? तो अवतल दर्पण छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाने का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दंत चिकित्सक में आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो माध्यम बदलने पर दिशा बदलना प्रकाश का अपवर्तन है। अगला प्रश्न है वो है परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की दिशा को बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश की दिशा को बदलने की क्रिया परावर्तन कहलाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है वो है, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है सम आकार का और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है वो है अपना कि जीवों का गुणसूत्र किसके द्वारा अगली पीढ़ी में जाता है? तो जीवों का गुणसूत्र प्रजनन के द्वारा अगली पीढ़ी में जाता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन में कितने अभिभावक होते हैं? तो लैंगिक प्रजनन में 2 अभिभावक होते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण किससे विकसित होता है? तो भ्रूण युग्मनज से विकसित होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, जीवों की जनसंख्या वृद्धि किससे होती है? तो जीवों की जनसंख्या की वृद्धि होती है प्रजनन करने से, जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रजनन क्या है? तो संतानों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अगला जो प्रश्न है वो है, अंडाणु किसमें बनते हैं? तो अंडाणु का निर्माण मादा जनन अंगों में अंडाणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन क्या है? तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन ही निषेचन कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, भ्रूण क्या होता है? तो भ्रूण होता है विकसित हो रहा जीव भ्रूण कहलाता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में 2 कौन शामिल होते हैं? तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है, मानव शरीर संरचना अंग तंत्र प्रमुख मानव के रोग कारक एवं निदान। तो चलिए इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है अपना, मनुष्य की पाचन नली कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्य की पाचन नली मुख से शुरू होती है। अगला प्रश्न है वो है, सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है? तो छोटी आंत, जिसको शुद्रांत कहा जाता है। पाचन क्रिया किस में पूरी होती है? तो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है वो है, यकृत क्या उत्पन्न करता है? तो यकृत पित्त रस उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, भोजन किस नली से होकर पेट तक जाता है? तो भोजन ग्रास नली से होते हुए पेट तक जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का सामान्य ताप होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव में शोषण कहाँ होता है? तो मानव में शोषण कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है वो है, फेफड़े मानव शरीर का कौन सा अंग है? तो फेफड़े मानव शरीर का श्वसन अंग है। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव में रक्त का परिवहन कौन करता है? तो मानव में रक्त का परिवहन हृदय के द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां नीले और बायां नीले। अगला प्रश्न है, धमनियां रक्त को कहाँ ले जाती है? तो हृदय से शरीर की ओर
ले जाती है? धमनियाँ रक्त को। अगला प्रश्न है, नसें रक्त को कहाँ ले जाती है? तो शरीर से हृदय की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का किससे बनता है? तो रक्त का थक्का प्लेटलेट से बनता है। मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग क्या है? तो मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग है किडनी। अगला प्रश्न है, किडनी किसे छानता है? तो किडनी रक्त को छानने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है उसकी त्वचा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है, रक्त में सफेद कण क्या करते हैं? तो रोगों से लड़ने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कौन सा अंग है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह स्टेथोस्कोप किसे सुनने में सहायक है? तो हृदय की धड़कन को सुनने में सहायक है। अगला प्रश्न है, टीकाकरण किससे सुरक्षा देता है? तो बीमारियों से सुरक्षा देता है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स बीमारी किससे होती है? तो एंथ्रेक्स बीमारी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला एक प्रकार का रोग है और एंथ्रेक्स बीमारी अधिकतर मवेशियों का एक रोग है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? तो कोशिका के केंद्र को नाभिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अपशिष्ट प्रबंधन। अगला जो प्रश्न है वो है, पौधे में गोंद क्या है? तो पौधे में गोंद एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन का उद्देश्य क्या है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक जैव अपघटनीय होता है या नहीं? तो प्लास्टिक जैव अपघटनीय नहीं होता। अब प्लास्टिक जैव अपघटनीय नहीं होता है। अगला प्रश्न है वो है, रिसाइकलिंग क्या है? तो पुराने पदार्थों का पुनः उपयोग करना रिसाइकलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक को क्यों प्रतिबंधित किया जाता है? तो प्रदूषण बढ़ता है प्लास्टिक के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक का वातावरण पर प्रभाव कैसा है? तो प्लास्टिक का वातावरण पर हानिकारक प्रभाव है। अगला जो प्रश्न है वो है, प्लास्टिक जलाने पर क्या निकलता है? तो प्लास्टिक को जलाने पर जहरीली गैसें निकलती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, सजीवों में होने वाली श्वसन क्या है? तो सजीवों में होने वाली श्वसन है अपचयन, एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? तो जल का विद्युत अपघटन एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, धातु का रंग बदलना क्या है? तो धातु का रंग बदलना एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है तो क्या कहलाएगी? तो अभिक्रिया में ऊर्जा अगर निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया का संतुलन क्यों जरूरी है? द्रव्यमान संरक्षण के लिए, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान अगर होती है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं? तो जलाने की क्रिया यानी कि जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दहन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है? तो अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगला प्रश्न है, दहन के लिए कौन सी चीज़ अनिवार्य है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वह धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक। धातु के गुण, धातु में चमक का गुण होता है, धातु में तन्यता का गुण होता है, धातु में ताप का गुण होता है और धातु में विद्युत चालकता का गुण भी पाया जाता है। धातु का उदाहरण जैसे तांबा। अगला जो प्रश्न है वो है अधातु का उदाहरण जैसे सल्फर। मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाती है। अगला प्रश्न है, पानी शुद्ध होता है जब उसमें केवल H2O हो। अगला प्रश्न है, धातु की प्रमुख विशेषता। धातु ये विद्युत की अच्छी चालक होती है। अगला प्रश्न है, अधातु का प्रमुख गुण क्या है? तो अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वह ब्रोमीन। धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाती है? तो धातु प्लस ऑक्सीजन धातु के ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस अम्ल मिलकर क्या बनाता है? तो धातु प्लस अम्ल मिलकर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, अधातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अगला प्रश्न है, NaCl क्या है? तो एक प्रकार की यौगिक है।
जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, एक प्रकार का साधारण नमक। अगला प्रश्न है कार्बन के कितने समरूप होते हैं? तो कार्बन के 3 समरूप होते हैं। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फ्लोरीन। अगला जो प्रश्न है वो है साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला जो प्रश्न है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? तो धातु की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि, तो शुद्ध धातु विद्युत अपघटन विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? बाहर उभरे भाग वाला दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग। तो दाढ़ी बनाते समय जो प्रयोग करते हैं वो हमारा एक प्रकार का अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में समान आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है वह है परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो देखो आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों नियम परावर्तन के नियम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है वह अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे में जाने पर मार्ग बदलना अपवर्तन कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वह है अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का क्या कारण है? तो गति का परिवर्तन ही अपवर्तन का कारण है। अगला जो प्रश्न है वह है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला जो प्रश्न है वह है अवतल लेंस का उपयोग। तो अवतल लेंस का उपयोग चश्मों में किया जाता है मायोपिया के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है अपना पानी में डूबा पेंसिल टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? तो पानी में डूबा हुआ पेंसिल टेढ़ा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें। तो उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अभिसारी होती है। अगला जो प्रश्न है वो अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें। तो अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें अपसारी होती है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रजनन क्या है? तो संतानों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो है जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन 2 प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। निषेचन क्या है? अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलन ही निषेचन कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो है भ्रूण क्या होता है? तो विकसित हो रहा जीव ही भ्रूण कहलाता है। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन में 2 कौन शामिल होते हैं? तो नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकता गुणसूत्रों से संबंधित है। अगला प्रश्न है जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की मूल इकाई होती है जो कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका में ऊर्जा कहाँ बनती है? तो कोशिका में ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगला प्रश्न है आँख का उत्तल लेंस क्या करता है? तो प्रकाश को अपरिवर्तित करता है। अगला जो प्रश्न है वह रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला जो प्रश्न है वह अपना मायोपिया जिसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष में वस्तुएं कैसी दिखती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती है। और हाइपोरोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष में वस्तुएं कैसी दिखती है? तो पास की वस्तुएं धुंधली दिखती है। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इनमें से क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वह है मानव रक्त कौन सा ऊतक है? तो मानव रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है वह तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के पास। अगला जो प्रश्न है वह कोशिका के केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका के केंद्रक को नाभिक कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वह माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाएं क्या काम करती है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करती है। अगला प्रश्न है वो है टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगला प्रश्न है वो है रोगों से बचाव कैसे संभव है? तो रोगों से बचाव स्वच्छता से ही संभव है।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक फफूंद और बैक्टीरिया अपघटक का कार्य करते हैं। वनों का विनाश क्या कहलाता है? तो वनों की कटाई वनों का विनाश कहलाता है। अगला प्रश्न है वो है वनों की कटाई से क्या होता है? तो मृदा का अपरदन होता है। अगला प्रश्न है वो है प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। अगला प्रश्न है वो है जल प्रदूषण का मुख्य कारण? तो औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट जल जो स्वच्छ जल में जाकर मिल जाता है। अगला प्रश्न है वो है मृदा अपरदन कैसे रोका जाए? तो वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है वो है रिसाइक्लिंग से क्या लाभ होता है? तो संसाधनों की बचत होती है रिसाइक्लिंग से। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा अपशिष्ट जल किसे कहते हैं? तो उपयोग के बाद छोड़ा गया जल, दूषित जल जो होता है उसे अपशिष्ट जल कहते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो CO2 और अन्य गैसों से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है वो है प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करें? तो जन जागरूकता और कानून से प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है अपशिष्ट पदार्थों को किस में बदला जा सकता है? तो उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है। तो अगला जो प्रश्न है वो है जैविक अपशिष्ट क्या होते हैं? तो सड़े गले जीव अन्य पदार्थ जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अजैविक अपशिष्ट का उदाहरण? प्लास्टिक, कांच, धातुएं अजैविक अपशिष्ट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वो है अपशिष्ट पदार्थों का निपटान क्यों जरूरी है? तो पर्यावरण की रक्षा हेतु अपशिष्ट पदार्थों का निपटान जरूरी है। अब इसके बाद वाले जो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इसके लिए मैं पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ, तो पार्ट 2 में देखना तुम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका जो पार्ट 2 है वो कल डालूंगा मैं इस यूट्यूब पर। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेहनत आप लोगों के लिए ही की है, तुम्हारे भाई ने। तो अभी के अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।